आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। बेटे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जो हमारे पास बेसिक पर्पस है, बेसिक जो हमारे पास डेफिनेशन है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की, बेटा उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारी प्रोसेसिंग में, बेटे उन सब को मैनेज करना होता है। ठीक है, हम जब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोजेक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस आते हैं और उसमें बेटे हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं। ठीक है, जिन टास्क को हमने वन बाय वन परफॉर्म करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। एंड देन बेटे कुछ टास्क हमारे पास प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं कि जो कि कंबाइन यानी कि एक ही फेज़ में या एक ही फॉर्म में कंप्लीट नहीं हो सकते। देन बेटा उनको हम लाइक छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं एंड देन एट दी एंड जब वो फाइनलाइज होते हैं एंड देन कंबाइन किए जाते हैं। तो बेटे जो ओवरऑल हमारा एक प्रोजेक्ट को बनाने में जो प्रोसेस होता है, जो जिन फेजेस से हम गुजर रहे होते हैं, जिन रूल्स को, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, उन सब को जो है मैनेज करना, उनको ऐसे लेके जाना लाइक कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको जो है मैच करना अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, एंड बेटा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपकी प्रोजेक्ट में वो ये होती है कि आपने ये मेक श्योर करना होता है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे जो कि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही नहीं होगा, उसकी रिक्वायरमेंट उसके एक्सपेक्टेशन से जो है वो हट के होगा, तो बेटा आपका जो स्टेक होल्डर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बेसिकली प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन इज द कोऑर्डिनेटिंग ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। सिंपली अगर हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट में उनको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है एक प्रोजेक्ट में, उसमें बेटा हमारे पास टास्क हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, और मे बी के किसी और प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स भी हों जो कि हमने जो है साथ लेके चलने हैं, जिनको साथ साथ हमने ओवरकम करना है। और बेटा इसके साथ साथ जब हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेटे इसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मैनेज करना होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो भी हमारे पास रिस्क आ रहे होते हैं, जो भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको भी हमने जो है वो ओवरकम करना है, मैनेज करना है और उनको मिनिमाइज़ करना होता है। कि हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट हैं प्रोजेक्ट के, उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो बेटे उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने कंट्रोल करना है, ओवरकम करना है। और अगर कोई हमारे पास रिस्क आ रहा है बेटे तो उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। एंड देन बेटे प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन की जब बात आती है तो इसमें हमने अपने रिसोर्स को भी मैनेज करना होता है, आपका जो टाइम है, टाइम कंस्ट्रेंट्स को भी फॉलो करना होता है। और बेटे इसके साथ साथ आपने अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना होता है। एक्टिविटीज़ को बेटे ट्रैक करने का मकसद ये है कि आप ये चेक करते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो बजट है, आपके पास जो टाइम है, उन तमाम एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है। ठीक है, अगर आप लाइक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप उसकी लाइक मैनेजमेंट नहीं करते, आप इंश्योर नहीं करते कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो लाइक आपने जो फेजेस हैं वो डिवाइड किए हुए हैं
कि आपने इतने टाइम के लिए प्लानिंग करनी है एंड देन आप जो है वो कोडिंग पे चले जाएंगे एंड देन कंस्ट्रक्टिंग पे इतने टाइम के लिए आप जो है वो स्टे करेंगे। तो लाइक अगर आप बेटा आप इस तरह की जो है वो प्लानिंग नहीं करते, तो बेटे जब आप एक प्रोजेक्ट को बनाओगे तो एट दी एंड में भी आपके पास नंबर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो क्रिएट हो जाएँ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह से क्रिएट हो सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली नहीं बन सकेगा, या आपकी जो कॉस्ट है, आपका जो बजट है वो इंक्रीज़ कर देगा। तो बेटे इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं वो आप प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में ओवरकम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेटा बेसिक इंटीग्रेशन का जो मकसद होता है वो आप इंश्योर करते हैं कि जितने भी एलिमेंट प्रोजेक्ट में आ रहे हैं और जितने भी कंप्लीट हो रहे हैं, क्या वो राइट टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं, क्या वो विद इन योर रिसोर्सेज मैनेज किए जा रहे हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर रहे हैं। बेटे स्लाइड्स का अगर आप सेकंड पॉइंट देखो, बल्कि फर्स्ट पॉइंट से हम इसको रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज द वे ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोसेस वर्क टुगेदर। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है हमारे स्लाइड्स के अकॉर्डिंग कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन एक ऐसा वे है जिसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसेस को कंबाइन करना है और मेक श्योर करना है कि जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर स्कोप वर्क कर रहे हैं। मीन इट टेक नंबर ऑफ processes that are being used in project and make sure they are that they are coordinated. Okay, जितने भी प्रोसेसेस हमारे एक प्रोजेक्ट में रन कर रहे होंगे हमने उस सब की वर्किंग को मेक श्योर करना है। आपने जो है वो जितने भी प्रोसेसेस आपके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रन हो रहे होंगे, आपने उसको जो है इस तरह से इवेलुएट करना है कि आपकी जो मैचिंग डिज़ायर आउटपुट है क्या वो एग्जैक्ट आ रही है। ठीक है बेटे, अगर आपकी एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आ रही तो अगर बेटा आप जो इनिशियली फेज़ होगा आपका, आप दोबारा से उसको लाइक इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज़ करते हुए उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अगर एट दी एंड आपको जाके पता चलेगा तो बेटे यहाँ पर जो ड्रॉबैक होगा वो आपका जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपकी बजट भी ज़्यादा जो है वो वेस्ट हो जाएगा कि आपने इतना बजट यूज़ किया है लेकिन एट दी एंड वो डिज़ायर आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, एंड देन बेटे आपके जो भी स्टेक होल्डर है उसकी एक्सपेक्टेशन को, उसकी नीड्स को आपने फुलफिल करना होता है। बेटे इस सब को achieve this means identifying, defining, combining, unifying and coordinating the many process and activity within the project management process group। ठीक है, एंड देन लास्ट वन अगर आप पॉइंट देखते हैं तो द इंटीग्रेशन इंश्योर दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कम टुगेदर एट राइट टाइम टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के थ्रू कि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस आप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली राइट टाइम पर हो रहे हैं, विद इन रिसोर्सेज हो रहे हैं, और आपके जो भी एक टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उसको फॉलो करते हुए आप एक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेटे ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का। ठीक है, अब प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में कुछ जो हमारे पास प्रोसेसेस आ रहे होते हैं वो लाइक आपके उसको लिस्ट डाउन करते हैं 6 फॉर्म में। अब बेटे ये 6 फॉर्म हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट चार्टर। अगर आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें बेटा, तो जो हमारे लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने प्रोजेक्ट चार्टर को कम्प्लीटली स्टडी किया था। ठीक है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव भी देखे थे, उसके मेन कंपोनेंट भी देखे थे, और जिस तरह से वो एक समराइज और एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट होता है उसका एक हमने सैम्पल भी देखा था। ठीक है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में जो हमने 6 प्रोसेसेस करने होते हैं उसमें फर्स्ट वन हमारा प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट चार्टर, एंड देन स्कोप स्टेटमेंट कि हमारा स्कोप क्या है, एंड देन हम स्कोप के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्लान करते हैं, एंड देन बेटे फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क
कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है। फिफ्थ वन पॉइंट में आप ये मेक श्योर करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, मॉनिटर करते हो अपने प्रोजेक्ट को और कंट्रोल करते हो अपने प्रोजेक्ट को। कंट्रोल प्रोजेक्ट का मतलब ये बेटा कि अगर इन केस कोई रिस्क आ रहा है आपके पास, तो आपने उस रिस्क को कंट्रोल करना है, ओवरकम करना है। आपके जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे आपने उनको देखते हुए अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी है, ठीक है। एंड एट दी एंड आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देंगे। बेटे ये हमारे पास 6 बेसिक स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के, जो कि हमने वन बाय वन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। फर्दर इनको हम देखते हैं लाइक डिटेल से कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या है हमारे पास, स्कोप स्टेटमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग क्या है, एंड देन बेटे उसको कंट्रोल किस तरह से हमने करना है, और हमने इसको अपने प्रोजेक्ट को क्लोजिंग पॉइंट पर कैसे लेकर जाना है। बेटे फर्दर इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे जल्दी से बताएं कि आपको समझ आ रही है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की। जी मरियम एंड माहम बेटा, आप मुझे सुन रही हैं, आपको आवाज़ आ रही है? और मुझे फटाफट से बताएं कि यहाँ तक प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट जो अभी तक आपको समझ नहीं आया? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही थी पहले, लेकिन 2 मिनट के लिए माइक क्लोज हुआ था, लेकिन अब फिर आ रही है। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है आपको प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट? जी मैम, क्लियर है यहाँ तक तो। ओके ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जो फर्स्ट वन पॉइंट है वो प्रोजेक्ट चार्टर है। बेटे प्रोजेक्ट चार्टर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसको आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। बेटे रेफरेंस डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो एंड देन फर्दर आपने वो किसी और के हैंड ओवर करना है, तो बेटे आप उसके साथ एक प्रॉपर जो है वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट बना के देते हो, यानी कि एक प्रोजेक्ट चार्टर बना के देते हो कि अगर इन केस इन फ्यूचर आपको उसमें आपके प्रोजेक्ट में कोई अपडेशन करनी है, या सम टाइम ऐसे होता है कि जिस एम्प्लॉय ने उस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ होता है वो लीव कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो बेटे फर्दर उसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसके प्रोजेक्ट में क्या टूल्स यूज़ किए हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की थी, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, बेटे वो सारी चीज़ें आप आपके पास जो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट चार्टर जो है आपको एक तरह से आपका इनिशियल जो है वो इनिशिएट करता है आपके प्रोजेक्ट को, कि आपने जो फर्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके प्रोजेक्ट के रूल्स हैं वो क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को आप प्रोजेक्ट चार्टर में आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ताकि फ़र्दर आने वाले टाइम में आप इजीली यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर लें। बेटे प्रोजेक्ट चार्टर में आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो कि पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इसके साथ साथ बेटा आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, वो भी अपॉइंट किए जाते हैं। लाइक कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें आपके जो नंबर ऑफ आपके आ रहे हैं आपके पास टीम मेंबर्स आ रहे हैं, वो कौन से होंगे, आपका कोऑर्डिनेटर कौन सा होगा, मैनेजर कौन सा होगा, एंड देन आपके पास डेवलपर और डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनर जो है वो लाइक इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ जो आपके पास पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं विद इन अ सिस्टम, बेटे वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट चार्टर में ही आपकी डिफ़ाइन की गई होती हैं। और इस सब को करने का मकसद ये होता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट में फ़र्दर कोई अपडेशन करनी है, कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है, या आपने किसी और से इसमें अमेंडमेंट करवानी है, तो देन प्रोजेक्ट का जो आपके पास एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है वो आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है बेटे। देन आपके पास स्कोप स्टेटमेंट आ जाती है। स्कोप स्टेटमेंट सिंपली आपकी डिफाइन करती है व्हाट इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट, ठीक है।
स्कोप में आप ये डिफाइन कर देते हो कि कौन से फेजेस, कौन से जो आपके पार्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। और देन आप इसमें ये भी लिस्ट डाउन कर लेते हो कि आपका जो एक लाइफ साइकिल था प्रोजेक्ट का, आपका एक फेज कंप्लीट हुआ है तो उसमें आपने कितना वर्क जो है वो डन कर लिया है, लाइक ऑल listed all the work that will be done over the life cycle of the project. In other words, it outlined the project deliverables and establish a measurable criteria for success. Simply, ठीक है। एंड देन बेटे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब प्लान की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिनको हमने बेटा कुछ समटाइम ऐसे होता है कि हमारे पास जो फेजेस आ रहे होते हैं ना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, बेटे वो लाइक पैरेलल लेके चलने पड़ते हैं कि आपका जो फेज वन, लाइक आपके पास 7 फेजेस हैं, सपोज कि आपको एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 7 फेजेस रिक्वायर्ड हैं, बेटे समटाइम इसमें मे बी कि हमारे पास 3 और 4 स्टेप ऐसा हो जिसको हमने एट अ टाइम लेके चलना हो, ठीक है। जब हमने वर्क को, प्रोसेसेस को किसी एक प्रोजेक्ट में कंबाइन लेके चलना होता है तो बेटे यहाँ पर हमने ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर एफिशिएंसी भी हमारी जो है वो रिमेन सेम रहे और प्रोडक्टिविटी भी कंसिस्टेंट रहे। दैट्स वाई हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो वर्क है वो स्मूथली रन आउट होता रहे, ठीक है। प्रोजेक्ट चार्टर जो है प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया बेटे, उसमें हमारा प्रोजेक्ट प्लान भी शॉर्टली डिस्क्राइब किया गया होता है, ठीक है। And project manager creates the project management plan which will consolidate other management plans such as scope management plan, cost management plan, quality management plan, process improvement plan, as well as human resources plan, communication management plan, and procedural management plan। like इस तरह से जो आपके पास नंबर ऑफ प्लान आ रहे होते हैं बेटे, उन सब को आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेज में जो है वो डिफाइन करते हैं। और ये सब करने का मतलब ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, आपका प्रोजेक्ट जो है वो एफिशिएंटली रन आउट करे, ठीक है। और बेटे ये सारे काम जो कि मैंने भी आपको बताया कि आपने प्लान करना होता है, कॉस्ट को मैनेज करना होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है, प्रोसेस मैनेजमेंट करनी है, आपका जो भी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफ़िल करनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना है, कम्युनिकेशन को प्लान करना है। तो बेटे ये सारी चीज़ें जो है ये आपके मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने किस तरह से इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपने एम्प्लॉय से इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करवाना है, ठीक है। तो बेटे इन सारी एक्टिविटीज़ में जो मैनेजर का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बेटे फोर्थ वन पॉइंट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी आपकी बेटा टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती हैं, लाइक आपके रिसोर्सेज हैं, उन सब चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। इट्स सर्व टू प्रमोट अ स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट डायरेक्टली और मैनेज करने का जो हमारा एक एम होता है वो ये होता है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो ओवरऑल स्मूथली चले, आपको कोई भी हर्डल ना आए, रिस्क जो है वो कम से कम हो, और आपका जो गोल है आप उसको अचीव करें, क्रिएट करें, डिलीवरेबल आपका गोल होना चाहिए। एंड अगर आपके पास कस्टमर की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट आती है प्रोजेक्ट को चेंज करने के लिए तो आप जो है वो बड़ी इजी वे से उसकी रिक्वायरमेंट को, लाइक माइनर से चेंजिंग है उसकी रिक्वायरमेंट में, तो आप उसको इजीली जो है वो कंप्लीट कर सकती हैं, ठीक है। और अगर बेटे आपके पास कोई ऐसी स्टेक होल्डर की तरफ से जो है वो फेज आया है या ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि उसमें उसने अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट को चेंज कर दी है, तो बेटे फिर आपका जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है वो आप एक तरह से उसको दोबारा से लाइक इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक दोबारा से उसको मूव ऑन करना है। डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट started point and deliverable are being produced. Technical and organizational part of the project are managed.
It serves to promote smooth execution of project work, and here project goals are achieved, creates deliverable change requests are applied to boost work performance simply. ठीक है, इसमें बेटा कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल हमारे लाइफ साइकिल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टडी की हुई हैं। और बेटे यहाँ पर इन सब चीज़ों का जो 6 फेजेस हैं बेटे, इनको पढ़ने का मकसद ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंट बना लें, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लें और अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें। ठीक है बेटे, सब क्लियर है यहाँ तक? एंड देन बेटे जो हमारे पास नेक्स्ट 5th वन पॉइंट आ जाता है वो है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। बेटे यहाँ पर हमने अपने इस फेज में ओवरऑल जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए होते हैं, जो भी हमने एक प्रोडक्ट को डेवलप किया होता है, उसको मॉनिटर करना होता है। बेटे हर एस्पेक्ट से हम अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको टेक्निकली जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन बेटे उसको जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो हमारा बेसिक एम होता है वो ये होता है कि आपके जो आपने आपके ऑब्जेक्टिव जो भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी परफॉर्मेंस को आपने चेक करना होता है। ठीक है, कि क्या जो आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जो आपके प्रोडक्ट की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एग्जैक्टली वही परफॉर्म हो रही हैं, आपको एग्जैक्टली परफॉर्मेंस मिल रही है, आपने ये मेक श्योर करना होता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, जो आपके पास आउटपुट आएगा प्रोसेस का बेटे, उसमें चेंज रिक्वायर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेशन एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स, ये फेजेस इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, लाइक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है तो बेटे फर्स्ट वन आप क्या करेंगे कि उसको कस्टमर के हैंड ओवर करने से पहले एक दफ़ा खुद से ऑब्जर्व करेंगे, आपके जो भी जितने नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होंगे उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो सारे एक पॉइंट पर जो है वो मीटअप करेंगे। एंड देन ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे। एंड देन बेटे जो भी आपकी कोई अपडेशन होनी होगी या कोई आपने प्रोजेक्ट में इन्हांसमेंट करनी है या आपके किसी डॉक्यूमेंट में अपडेशन होनी है, तो बेटे ओवरऑल चीज़ें जो है वो आप क्लाइंट्स को अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने से पहले एक दफ़ा जो है वो मेक श्योर कर लेते हैं। एंड देन जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं, एंड देन अगर आपने उसमें कोई अपडेशन करनी है या कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, तो बेटा वो विद इन जो आपका टाइम कंस्ट्रेंट्स है उसमें आपने वो सारी चीज़ों को डिफाइन करना होता है। बेटे यहाँ पर जो मैंने टाइम कंस्ट्रेंट की बात की है बेटे, वो ये होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट पे काम करती है तो बेटे उसने ऑलरेडी एक चीज़ डिफाइन की भी होती है कि आपने अगर अमेंडमेंट करवानी है, कोई आपका ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि प्रोजेक्ट में फुलफिल नहीं हुई भी, तो आपको 2 मंथ और 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा और मे बी विद इन वीक जो है वो आपने इन्फॉर्म करना हो डेवलपर को या अपना जो मैनेजर है उसको कि ये सारे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली फुलफिल नहीं हो रही, तो जैसे ही आप उसको इन्फॉर्म करते हैं, एंड देन आपका जो रेलिवेंट पर्सन है, जो भी पीपल है, आपका मैनेजर है, देखिए वो उस पर फोकस करता है, उस पर वर्किंग स्टार्ट करता है। ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं ना तो उसमें हमारे पास लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हमें प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक अगर आप वर्बली इसको फोकस करें तो आपके पास स्केड्यूल आ जाएगा, आपने हर चीज़ को स्केड्यूल करना होता है, कॉस्ट को देखना होता है, स्कोप को देखना होता है, क्वालिटी को इंश्योर करना होता है, रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, और जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनमें रहते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करना होता है। एंड देन बेटे अगर आपके पास कोई रिस्क आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो बेटे उसको भी आपने ओवरकम करना होता है। एंड देन अगर कोई आपकी चेंजिंग रिक्वायरमेंट है तो आपने अपने प्रोजेक्ट में चेंज भी लेके आना होता है, और एट दी एंड आप अपने जो भी एक प्रोडक्ट आपने डेवलप की है उसको कस्टमर के हैंड ओवर करना है। एंड देन कस्टमर उसको इवेल्युएट करेगा, एंड होप्स हो कि आप जब इन सब फेजेस से जब आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो वो होपफुली कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है।
ठीक है बेटे। और एट दी एंड आपके पास जो 6th फेज आ जाता है वो प्रोजेक्ट क्लोज आ जाता है बेटे, जिसमें आप मेक श्योर करते हैं कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली वाइंड अप कर दिया है या अभी कोई फेज जो है वो रिमेनिंग है। इस फेज में बेटा आप रिव्यू करते हैं, रिव्यू दी वेरियस प्रोसेस एंड देन उनको रेटिंग जो है उनकी की जाती है एंड देन आप जो है वो जो एक डिसीजन लेते हैं कि अब आपने प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। ठीक है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी चेक करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें हर चीज़ जो है वो मेंशन है, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर प्रोजेक्ट में कोई भी इन्हांसमेंट करनी है, अपडेशन करनी है, तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सारी चीज़ों को स्टडी कर सकें। ठीक है। एंड देन बेटे आप जब इन सब फेजेस से गुजर जाते हैं एंड देन आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज कर देते हैं। जी बेटे, यहाँ तक जो हमने 6 फेजेस पढ़े हैं, इनमें आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। बेटे ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाई हुई हैं और इनके आउटपुट्स को डिस्कस किया हुआ है। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट फेज था प्रोजेक्ट चार्टर, तो बेटे जब हम इस फेज पे इनिशियली वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, प्रोजेक्ट चार्टर आ जाता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट आ जाता है जो ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट की समरी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। एंड देन बेटे प्लानिंग फेज में जब आते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो आउटपुट में आती है कि जब आप प्रोजेक्ट को प्रॉपर प्लानिंग से डेवलप करते हैं तो एट द एंड आपके पास एक प्लान प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप होता है। एंड देन बेटे थर्ड फेज आपका एग्जीक्यूशन का आ जाता है, जिसमें आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं और प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो बेटे इसमें आपके पास आउटपुट क्या आएगी, डिलीवरेबल्स, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेशन एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेशन। कि जो आपका एग्जीक्यूशन का फेज़ है उसमें ये आउटपुट जो है वो आप गेन करेंगे। एंड देन बेटे आपका जो फोर्थ वन पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हो एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट को जो है ओवरऑल आपने कंट्रोल किया हुआ होता है। तो बेटा जब आप इस फेज से गुजरते हो तो आपके पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आती है, जिसमें आप रिक्वेस्ट को चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपडेट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपडेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन बेटे इसी फेज़ में हमारा परफॉर्म इंटेग्रिटी चेंज कंट्रोल भी आ जाता है, जिसमें आप चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस को अपडेट करते हैं, लाइक आपके पास प्रोजेक्ट प्लान है उसको अपडेट करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करते हैं और अपने जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कस्टमर की तरफ से, आप उन सब को वन बाय वन अपडेट करते जाते हैं ताकि आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। एंड देन बेटे जो लास्ट फेज आपके पास क्लोजिंग है, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करना है, इसमें आपका एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है एंड आपके पास जो है वो एक रिज़ल्ट आ जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट जो है वो इतने टाइम में डेवलप की है। और ऑर्गेनाइजेशनल असिस्ट अपडेट्स, कि अगर कोई अपडेट करनी है तो वो आप यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करके अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। बेटे ये आपके प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग टू फिनिश पॉइंट हैं सारे, जो कि एक प्रोजेक्ट में फाइंड आउट किए जाते हैं। एंड देन बेटे हमारे पास स्ट्रेटजिकल प्लान एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन आ जाती हैं। बेटे इसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। बेटे इसमें आप SWOT एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SWOT एनालिसिस है आपके पास, एनालाइज स्ट्रेंथ वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। हमारे पास मीटिंग का टाइम शॉर्ट है, आपने एक दफ़ा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी, लेकिन आपने खुद से भी इसको एक दफ़ा से स्टडी करना है। ठीक है। देन बेटे आपकी जो स्ट्रेटेजिकल प्लान और प्रोजेक्ट सिलेक्शन होती है उसमें आप फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को और सिलेक्ट करते हैं फर्दर आने वाले प्रोजेक्ट को। बेटे ये आपके पास स्ट्रेटेजिकल प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन
एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस है जो कि डिफाइन करता है कि आपने स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट करनी है, आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, आपने डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है, एंड देन आपने एक ऐसे मैकेनिज़्म में काम करना है जो कि आपके कंट्रोल में हो, जहाँ पर आप इजीली सारे स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें और उनको फॉलो कर सकें। बेसिकली हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान और प्रोजेक्शन का ये एम होता है। एंड देन बेटे SWOT एनालिसिस की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। बेटे इन 4 पॉइंट्स को आपने जो है वो मस्ट भी फॉलो करना होता है, ठीक है। लाइक अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हो तो एग्जांपल में आपके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करते हो, प्लान करते हो कि इन एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। एंड देन बेटे वीकनेस है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज आ जाते हैं इसमें। अपॉर्चुनिटीज़ में आपके पास सेवरल क्लाइंट्स आ जाते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए विलिंग होते हैं। एंड देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन CRM आ जाती हैं जो कि आपने SWOT एनालिसिस में फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट वन बेटा आपके पास थ्रेड्स आ जाते हैं जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग कंपटीशंस जो हैं वो थ्रेड्स में एज एग्जांपल आप देखते हैं। एंड देन बेटा माइंड मैपिंग की जाती है। माइंड मैपिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टाइम भी बेटा लेस देन 1 मिनट है। बेटे यहाँ पर माइंड, ह्यूमन माइंड को रीड आउट किया जाता है, ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैप करने की कोशिश की जाती है। बेटे ये सारा करने का मकसद ये होता है कि आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और ये जो आप माइंड मैपिंग करते हैं बेटे, ये आप SWOT एनालिसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस को यूज़ करते हैं। एंड देन डिफरेंट आइडियाज़ जो ह्यूमन साइड से आ रहे होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रेन डज नॉट वर्क इन लीनियर फैशन, पीपल कम अप विद मैनी unrelated ideas. By putting those ideas down in visual mind map format you can often generate more ideas। मतलब कि डिफरेंट पीपल्स आपके पास आएंगे, डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, डिफरेंट आपके पास जो है वो टेक्निक्स और टूल्स के साथ आएंगे। आपने उन सब चीज़ों को रीड आउट करना है और कोशिश करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमन जिस तरह से उसको मैप